विद्यार्थी लोग, हमने आपके लिए खनिज पोषण में पोषण बताया था। पोषण क्या होता है? पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार बताए थे, स्वपोषी, परपोषी, और जो आवश्यक एक तरीके से अनिवार्य तत्व हैं या आवश्यक तत्व हैं, जिन्हें कंपल्सरी या एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं, उनके कहने का मतलब कौन सा पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है। तो इस कहने का मतलब इसका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार की खनिज, एक तरीके से खनिज लवण विश्लेषण की विधियों का अध्ययन किया था, जैसे पादप भस्म, बालू संवर्धन और विलयन संवर्धन। तो उनसे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में पौधों के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक हैं, कौन से पदार्थ अनावश्यक हैं, और कौन से कम मात्रा में आवश्यक हैं और कौन से अधिक मात्रा में आवश्यक हैं। अब एक एक को देखते हैं। जैसे बच्चों, अनिवार्य तत्व जिन्हें कंपल्सरी एलिमेंट कहते हैं या एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, मतलब आवश्यक तत्व कहते हैं। आवश्यक हो या अनिवार्य हो, बात एक ही है। आवश्यक के लिए एसेंशियल आएगा एलिमेंट और अनिवार्य के लिए कंपल्सरी एलिमेंट आएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं वास्तविक रूप से देखा जाए तो, गुरु और सूक्ष्म। गुरु को मैक्रो बोलते हैं और सूक्ष्म को माइक्रो और ट्रेस, ध्यान रखिए, ट्रेस एलिमेंट। तो ये दो प्रकार के हैं। इनमें अगर देखें, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। और इसमें अगर देखते हैं, मैग्नीज है, जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है। ध्यान रखिए, इन्हें याद करने के लिए आप एक ध्यान रखें, कैल्शियम ईएम जुड़ रहा है पीछे, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन तीनों को ध्यान रखें। ये वास्तव में फास्फोरस आप जानते हैं डीएनए में पाया जाता है, नाइट्रोजन डीएनए में पाया जाता है और सल्फर प्रोटीनों में पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें, ये बिल्कुल रियल में कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। अब इन्हें देखें तो देखो, यहाँ मैग्नीशियम था लेकिन यहाँ मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज अलग है या बोरोन अलग है और मॉलिब्डेनम अलग है, एमओ। तो मॉलिब्डेनम, बोरोन, मैग्नीज और जिंक, कॉपर, क्लोरीन को आप पहचानिए लोगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गए ये टोटल, 6 दर और 6 दर। अब इनमें ही कुछ इनमें जो ये तत्व दे रखे हैं, गुरु और सूक्ष्म, इनमें कुछ तत्व ऐसे रहते हैं, देखो, लाभदायक तत्व जिन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। ध्यान रखिए, यह अलग चीज है, अनिवार्य, एसेंशियल, और ये अलग है बेनिफिशियल, लाभदायक तत्व। लाभदायक तत्व में कौन से आते हैं? ध्यान रखिए, इन्हें याद करने के लिए सिलिकॉन और सेलेनियम, तो ये सोडियम, वेनेडियम, ईएम है, सोडियम, वेनेडियम, और ये कोबाल्ट। ध्यान रखिए, यहाँ 5 है और बाकी भी कितने? 6 है। ये ध्यान रखिए। अब कुछ में ये भी दे रखा है कि लाभदायक तत्व सूक्ष्म और गुरु की तरह कार्य कर सकते हैं। तो लाभदायक से मतलब ये इनकी तो आवश्यक, एक तरीके से ये तो लाभदायक, बेनिफिशियल होते ही है, जरूरी है। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने बताया था आपके लिए, जो विभिन्न प्रकार के विलयन बनाते हैं, हम विलयन घोल बनाते हैं या पोषक घोल बनाते हैं। तो पोषक घोल वास्तव में वैज्ञानिकों ने अलग अलग, एक तो स्क्रू और एमएस मीडियम रहता है, स्क्रू का मुराशे के द्वारा बना हुआ, उसके लिए जगह न होने के कारण नहीं बना पाए। लेकिन दो के बारे में चर्चा करेंगे, नॉब का पोषण घोल और सॉफ्ट का पोषक घोल, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखो, कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और लास्ट में जल है 100 ml। तो इस ईएम की मात्रा है 0.8, 0.2 ग्रामों में मात्रा ध्यान रखनी, 0.2
0.2 है, और फिर कुछ बूंदें आयरन सल्फेट की है, लास्ट में 1000 ml जल है। तो ये क्या है, पोषक घोल है नोक का। अब अगर हम देखें सॉक्स का पोषक घोल देखें तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है और फेरस सल्फेट है। मात्रा ये लिखी हुई है 1 ग्राम, 0.25, 0.50, 0.50 और कुछ बूंदें किसकी है, फेरस सल्फेट की है, और लास्ट में जल है 1000 ml। तो ये सॉक्स का पोषक घोल है। अब इनमें तुलनात्मक अगर देखें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो देखो ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में पाया जाता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी पाया जा रहा है। और इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दो ही कॉमन फैक्टर है। ध्यान रखनी है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो पोषक घोल बनाए हैं, पोषक घोलों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संवर्धन माध्यम में किया जाता है। संवर्धन माध्यम में या फिर किसी पौधे को, जैसे हम किसी पौधे को किसी विलेन के रूप में कोई माध्यम है तो उसमें उगाना चाहते हैं, तो वहाँ भी इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि किसी भी पौधे को जब हम संवर्धित करते हैं तो उन कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः उनके संवर्धन के लिए इन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अब जो पौधों में विभिन्न खनिज तत्वों की अनिवार्यता का क्या आधार है, मतलब कि कौन कौन से तथ्य हैं ऐसे कि हम ये निर्धारित कर सकें कि कोई भी तत्व पौधे के लिए जरूरी है या हानिकारक है या अनावश्यक है, कहने का मतलब है। तो अनिवार्यता के आधार में वास्तव में आर्नन और स्टार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1939 में कार्य किया था। इन्होंने कुछ तथ्य रखे थे, कुछ पॉइंट रखे थे कि इन तथ्यों की अगर कोई तत्व पूर्ति करता है, अगर इस प्रकार से कार्य करता है तो उस तत्व को हम आवश्यक मानेंगे, अनिवार्य मानेंगे। अन्यथा इसके अलावा जो भी तत्व इन कार्यों को नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसे हम क्या मानेंगे, अनावश्यक तत्व मानेंगे। तो आवश्यक में ध्यान रखनी है, यहाँ 3 शर्तें दे रखी हैं। 3 शर्तों में से या तो तीनों को पूरा करे, या 2 को पूरा करे, या केवल 1 को पूरा करे, ध्यान रखिए। अब देखो पहली शर्त है, जो भी तत्व है उसका उपयोग कायक वृद्धि जनन अर्थात जीवन चक्र के लिए आवश्यक हो। मतलब जो भी तत्व है कायक वृद्धि में वो आवश्यक हो और जीवन चक्र जनन के लिए भी आवश्यक हो। अर्थात इनके बिना उनकी ना तो कायक वृद्धि होगी और न जीवन चक्र चलेगा, अर्थात वो जनन नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है पहली शर्त ये है कि वो कायक वृद्धि में सहयोग करेंगे और जीवन चक्र में भी मदद करेंगे, जनन में भी मदद करेंगे। अगर ये तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उनमें जनन और कायक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, किसी अन्य तत्व द्वारा विस्थापित ना किया जा सकता हो। इसका मतलब है जैसे कोई विशिष्ट, जैसे कैल्शियम आयन है, वो कोई कार्य करता है तो उस कार्य को पोटेशियम आयन नहीं करना चाहिए। जिससे कहने का मतलब है उसके रिप्लेस नहीं करना चाहिए, विस्थापित नहीं करना चाहिए। कैल्शियम कोई कार्य करता है तो पोटेशियम उस कार्य को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कार्य में विशिष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी कार्य को कैल्शियम कर रहा है, उसी कार्य को पोटेशियम कर रहा है, तो वो इस मापदंड पे खरा नहीं उतरेगा। केवल कहने का मतलब है किसी अन्य तत्व द्वारा विस्थापित नहीं होना चाहिए। अब नंबर 3 पे उपापचय क्रियाओं में सीधा उपयोग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है उनमें इनका सीधा उपयोग होना चाहिए। कहने का मतलब है ये किसी तत्व की उपयोगिता या प्रभाव को कम करने नहीं चाहिए। मतलब अपना काम अलग करना चाहिए, स्वतः करना चाहिए, लेकिन किसी अन्य तत्व कोई कार्य कर रहा है तो उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए, उसकी उपयोगिता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है। तो उपापचय क्रिया में सीधा उपयोग होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं। अब अगर हम देखें, ये तो अनिवार्यता का आधार था आर्नन और स्टार्ट के आधार पर, लेकिन इनके अलावा भी ये खनिज तत्व कुछ कार्य करते हैं कोशिकाओं में। वास्तव में ये क्या कार्य करते हैं, प्रत्येक के अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन यहाँ पर आधारभूत जो कार्य करते हैं, कहने का मतलब है देखो नंबर 1 वैद्युत रासायनिक, पहला कार्य, अर्थात ये कार्य क्या करेंगे,
कोशिकाओं में उदासीनीकरण की क्रिया करेंगे। उदासीनीकरण से मतलब है अम्ल क्षार का जो संतुलन है इन आयनों की वजह से बना रहेगा। और आयनिक संतुलन, कोशिका में जो आयनिक संतुलन है धनावेश ऋणावेश का, उसे बनाए रखने में भी ये मदद करेंगे खनिज लवण। अब नंबर 2 है संरचनात्मक। संरचनात्मक में क्या देखेंगे, विभिन्न जैव रासायनिक जो पदार्थ हैं, विभिन्न जैव रासायनिक जो पदार्थ हैं उन्हें उनके निर्माण में भी ये क्या करेंगे, एक घटक की तरह कार्य करेंगे। जैसे आप जानते हैं फेरस एक तरीके से प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है और मैग्नीशियम भी प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है, तो इसका मतलब है वो संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं। लास्ट है उत्प्रेरक। आप जानते हैं श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीज है, एमएन है, कहने का मतलब है, और कैल्शियम है, ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में। अब बच्चों आपने अनिवार्यता का आधार पढ़ा, उनके कार्य पढ़े, विभिन्न पोषक घोलों का संगठन पढ़ा और अनिवार्य तत्व कितने प्रकार के होते हैं, लाभदायक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में चर्चा की। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों, जो भी एक एक तत्व को लेकर चलेंगे उन वो पौधे के लिए किस तरीके से लाभकारी हैं और उनकी कमी होने पर न्यूनता के क्या लक्षण प्रकट होते हैं पौधों पर, पौधों के विभिन्न भागों पर, जैसे पुष्पों पर, पत्तियों पर, जनन पर, तने पर और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, प्रोटीन निर्माण पर, वसा निर्माण पर या पोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को यही समाप्ति देते हैं। थैंक यू।